चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। ये लीजिए, देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे क्या करा है। एक फिगर बनाता हूँ मैं आपके लिए और ज़रा समझ लेना। आपसे क्वेश्चन बोल रहा है, ये फिगर है, यहाँ पे वेरिएबल रेजिस्टेंस है, सेल है, गैल्वेनोमीटर है और करंट आई है। तो आपसे बोल रहे हैं डिड्यूस दी, डिड्यूस मतलब डेरिवेशन नहीं होता, बस आपको पता लगाना है। डिड्यूस दी रिलेशनशिप बिटवीन पोटेंशियल ईएमएफ आर एंड स्मॉल आर, ये तो हमें पता ही है। उसके बाद हाउ विल वी वेरी करे व्हेन कैपिटल आर इज़ रिड्यूस। अब इसी की तरफ मैं इशारा कर रहा था कि कैपिटल आर को हम कम ज़्यादा कर सकते हैं रियोस्टेट की मदद से, ठीक है। तो ये हम पे क्वेश्चन है कि डिड्यूस द रिलेशनशिप बिटवीन वी ई आर और आर, ये सारी चीज़ें आनी चाहिए, आई नहीं है यहाँ। तो आपको पता है कि ई होता है वी प्लस आई और कौन सा आर, छोटा। लॉस वोल्टेज होती है ना, ये जो सेल खा लेता है बाकी बाहर देता है वो वी बन जाता है और दोनों का सम ई कहलाता है। तो एक काम करते हैं, ई माइनस वी लिख देते हैं। यहाँ से कितना आ गया, आई आर आ गया। आर को भी नीचे ले आते हैं, तो ई माइनस वी बाई आर आपका आई आ गया। चलो ठीक है, आई को नीचे ले आते हैं, आर को यहाँ रखते हैं, ठीक है। अब एक चीज़ देखते हैं कि ई माइनस वी लिखा और आई आपको पता है, क्योंकि आई तब फ्लो करेगा जब वी हो, तो इसे वी बाई आर लिख सकते हैं, वी बाई आर। और ये चीज़ आपकी स्मॉल आर के बराबर, ये आर भी ऊपर जाएगा तो आप क्या आएगा, आर बाहर और अंदर बचा ई माइनस वी बाई वी। यही होता है आप पे। सारी चीज़ें आ गई, आर आर आर, हाँ आ गया। अच्छा, अब हमें वी को वेरी कराना है यहाँ, तो इसे वी में मॉडिफाई करेंगे अच्छी तरीके से, ठीक है। इसे वी में मॉडिफाई करेंगे तब देखेंगे, ठीक है। तो वो कैसे कर सकते हैं, तो एक तो ये रिलेशन आ गई, दूसरा एक और काम कर सकते हैं। यहाँ देखो, इसी रिलेशन को एक और चीज़ तरीके से बना सकते हैं, क्योंकि हमें वी का वेरिएशन देखना है कैपिटल आर के साथ। तो हम लोगों ने क्या करा, हम लोगों ने एक काम करा, हमें पता है कि आई जनरली होता है टोटल ईएमएफ अपॉन एक्सटर्नल प्लस इंटरनल, और हम लोगों को पता है कि वी जो होता है वो आई आर होता है, v इज़ इक्वल टू आई आर। तो आई की वैल्यू डाल देते हैं, इस v इज़ इक्वल टू आई आर में आई की वैल्यू डालते हैं, तो e अपॉन कितना, आर प्लस आर, शाबाश, इंटू कितना, कैपिटल आर। यही होगा ना, बहुत बढ़िया। अब देखिए दो आर हैं, किसी तरीके से इन्हें एक आर बनाना पड़ेगा, तभी ही हम वेरिएशन दिखा सकते हैं। तो ये जो आर है ना, क्या मैं इसे ऐसे लिख सकता हूँ, आप खुद सोचो। ये जो आर है, क्या मैं इसे ऐसे लिख सकता हूँ कि ई लिखा, आर प्लस आर लिखा, याद रखना ये प्रिंसिपल डिवीजन है, और अपॉन में आर लिख दिया। खुद ही सोचो ये चीज़ कहाँ जाएगी, ऊपर जाएगी। नीचे वाला आर, जो नीचे वाला आर है ये कहाँ जाएगा, ऊपर जाएगा। मैं नहीं भेज रहा हूँ, मैं कुछ ऐसा बनाना चाहता हूँ। देखो ई लिखा, आर अपॉन आर 1 हुआ और आर अपॉन आर हो गया। ये ना आप खुद देखो, वी और 1 अपॉन आर प्लस आर अपॉन आर का कैसे रिलेशन है, इनवर्स है। आप खुद सोचो एक चीज़, आपको इन दोनों का वेरिएशन देखना है ना, तो आप ये देखना कैसे होगा, किसी को भी बढ़ाओ किसी को भी घटाओ, आपको बस वेरिएशन देखना है, ठीक है। बताना है उन्हें कि क्या इंक्रीज़ करने में क्या डिक्रीज़ करेगा। तो आप ये देखिए आर बाई आर में क्या फ़र्क पड़ेगा, कि अगर मैं क्या करूँ, पहली कंडीशन देखो, अगर मैं आर को डिक्रीज़ कर दूँ, आर को डिक्रीज़ करूँगा, तो देखिए आर बाई आर में क्या फ़र्क पड़ा, खुद ही सोचो। डिनोमिनेटर अगर कम हो जाए, मान लो इस स्मॉल आर की वैल्यू 1 होती और आर की वैल्यू एक बार 2 है और एक बार 3 है, ठीक है। तो 1/2 तो 0.5 आ गया और 1/3 0.3 आ गया, 0.33 0.50। आप खुद सोचो, अगर मैं इधर से इधर जाऊँ, 3 से 2 जाऊँ,
तो आर बाई आर की वैल्यू इंक्रीज़ हो रही है डिक्रीज़ हो रही है, आप खुद सोचो। पहले आर की वैल्यू 3 थी, कैपिटल आर की वैल्यू 3 थी और अब 2 हो गई, मतलब आर की वैल्यू मैं डिक्रीज़ कर रहा हूँ। और जब डिक्रीज़ कर रहा हूँ तो आर बाई आर, जिसमें मैंने स्मॉल आर को 1 ले लिया, फिक्स ही होगा। बस आप डायग्राम की वजह से कैपिटल आर को चेंज कर सकते थे। तो 0.3 से 0.5 हो रहा है आपका आर बाई आर। इसका मतलब कैपिटल आर को डिक्रीज़ करने से फ्रैक्शन जो है, जब डिनोमिनेटर को डिक्रीज़ करते हो तो फ्रैक्शन क्या हो जाता है, इंक्रीज़ हो जाता है, ठीक है। और अगर आप न्यूमरेटर को डिक्रीज़ करोगे तो फ्रैक्शन आपका डिक्रीज़ होगा, साथ में न्यूमरेटर को इंक्रीज़ करोगे तो फ्रैक्शन आपका इंक्रीज़ हो जाएगा, डिनोमिनेटर को डिक्रीज़ करोगे फ्रैक्शन इंक्रीज़ हो जाएगा। आर बाई आर इंक्रीज़ हो गया, ये चीज़ बढ़ गई। तो देखो v और आर बाई आर साथ में 1 भी है, 1 तो एक तरह का कांस्टेंट है, 1 तो 1 ही रहा, पर आर बाई आर एक बार 0.5 हो गया और एक बार 0.3 हो गया, ठीक है। तो ये चीज़, नीचे वाली चीज़ इफेक्टिवली बढ़ी, क्योंकि स्मॉल जो आपका कैपिटल आर है वो घटा, तो आर बाई आर जो आपका फ्रैक्शन है वो बढ़ गया। और इन दोनों का कैसे रिलेशन है, इनवर्स रिलेशन है। तो आर बाई आर का इंक्रीज़ होना, इसका मतलब 1 प्लस आर बाई आर भी क्या होगा, इंक्रीज़ होगा। ये पूरी चीज़ क्या होगी, इंक्रीज़, तो v क्या होगा, डिक्रीज़ होगा। और इसका उल्टा भी सोच सकते हो तुम, एक ही लिख देना कि आर, कैपिटल आर अगर इंक्रीज़ होगा तो फ्रैक्शन जो है आर बाई आर इंटरनल अपॉन एक्सटर्नल वो आपका क्या हो जाएगा, डिक्रीज़ हो जाएगा। तो ये चीज़ भी क्या हो जाएगी, डिक्रीज़ हो जाएगी, और ये चीज़ क्या हो जाएगी, इंक्रीज़ हो जाएगी, ठीक है। दोबारा देख लेना इसे, वीडियो को रिवाइंड करके, होगा ऐसी, ठीक है। चलिए, बहुत बढ़िया, आगे बढ़ते हैं। देखिए यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, देखो ओम्स लॉ आपको पता है, ओम्स लॉ में भी स्टेटेड एज, ओम्स लॉ को हम ऐसे भी बोल सकते हैं कि J इज इक्वल टू सिग्मा ही होता है, ठीक है। इसके डायमेंशन चेक करो, डायमेंशनली क्या ये इक्वेशन सही है, चेक डायमेंशन बोथ साइड, ठीक है। मतलब इक्वेशन के आपको डायमेंशन चेक करने हैं। एक तो क्वेश्चन ये आप पे J इज इक्वल टू सिग्मा ही दे रखा, तो आपको इस इक्वेशन के डायमेंशंस चेक करने हैं। तो निकालते हैं, देखो लेफ्ट हैंड साइड देखते हैं, लेफ्ट हैंड साइड है J होता है करंट अपॉन एरिया, I बाई N, करंट डेंसिटी क्या होती है, करंट पर यूनिट एरिया। अगर हम इसके डायमेंशन निकालें किसके, J के, तो हमें देखना पड़ेगा डायमेंशन ऑफ करंट अपॉन एरिया, दोनों के डायमेंशन। भाई करंट का एम्पियर होता है, एरिया का मीटर स्क्वायर होता है, तो ये आया एरिया मीटर की पावर -2, एरिया नहीं सॉरी एम्पियर, एम्पियर मीटर की पावर -2। लेफ्ट हैंड साइड तो इतनी थी, अब ज़रा राइट हैंड साइड चेक कर लेते हैं एक बार। राइट हैंड साइड आपको बोली सिग्मा इंटू ई, सिग्मा यहाँ वही है क्या, सिग्मा वो तो नहीं समझ रहे तुम, सरफेस चार्ज डेंसिटी, चार्ज अपॉन एरिया नहीं, सिग्मा यहाँ कंडक्टिविटी है। कंडक्टिविटी रेजिस्टिविटी का उल्टा होता है, रेजिस्टिविटी क्या होती है, रो आर ए बाई एल, तो ये क्या होगी, एल बाई आर ए। याद नहीं तुमने, सिग्मा कप्पा नहीं पढ़ते तुम, 1/r एल बाई ए, वही है। तो एल बाई आर ए। और इलेक्ट्रिक फील्ड होता है फोर्स अपॉन चार्ज, सबसे बेसिक ये इलेक्ट्रिक फील्ड होता है फोर्स अपॉन चार्ज, ठीक है। अब कहीं तो तुम्हें रेजिस्टेंस की यूनिट निकालनी पड़ेगी, पर यहीं देखते हैं, चलो लेंथ की तो आ जाएगी, एरिया की भी आ जाएगी, रेजिस्टेंस मुझे नहीं पता, पर मुझे पता है R इज़ इक्वल टू वी अपॉन आई होता है। ये R जो होता है V होता है, अपॉन में I आता है, वो I कहाँ जाएगा, ऊपर जाएगा। तो देखिए L ऐसी है, A ऐसी है, R को लिख दिया V बाई आई, साथ में चल रहा है फोर्स, साथ में चल रहा है चार्ज, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, देखो L लिखा, I लिखा, ठीक है, L लिखा, I लिखा। L क्या है, लेंथ है, I क्या है, करंट है, A क्या है, एरिया है, V का भी नहीं पता, पर V हमें पता है पोटेंशियल होता है वर्क डन पर यूनिट चार्ज, पोटेंशियल होता है वर्क अपॉन चार्ज, चार्ज कहाँ जाएगा, ऊपर, साथ में चल रहा है फोर्स, साथ में चल रहा है चार्ज। अब आप खुद ही देखिए, एक चीज़ आपकी फ़ायदेमंद होगी, हमने डायमेंशन नहीं खोले किसी भी घड़ी, अभी हमने सिर्फ कितना करा, सिग्मा को लिखा L बाई आर ए, 1/r इंटू एल बाई ए, और इलेक्ट्रिक फील्ड को लिखा फोर्स अपॉन चार्ज। L और A को ऐसे रहने दिया, R को खोला V अपॉन आई जाएगा ऊपर, फिर V को खोला वर्क अपॉन चार्ज, ठीक है, चार्ज से चार्ज कैंसिल, और देखो L I, ठीक है, F बचा ऊपर, FIL, लिफ LIF बचा ऊपर, नीचे एरिया है। वर्क को भी हम क्या लिख सकते हैं, फोर्स इंटू डिस्टेंस, डिस्टेंस क्या होता है, L होता है, L लेंथ ही है, ठीक है। दो चीज़ें मत लिख लेना, L के भी डायमेंशन M ही होंगे, नहीं L ही होंगे, और
डिस्टेंस जो आएगा उसके भी डायमेंशन एल होंगे, तो फोर्स इंटू डिस्टेंस लिख लिया, एफ इंटू एल, एफ से एफ कटा, एल से एल कटा, करंट अपॉन एरिया ये भी आ गया, आई बाई ए आ गया। तो अगर ये आई बाई ए आ गया तो इसे लिख सकते हैं एम्पियर मीटर की पावर -2, और यहीं से ये पता चल गया कि ये डायमेंशनली क्या है, करेक्ट है। ठीक है, डायमेंशनली ये कैसी है, करेक्ट है। चलिए आगे बढ़ते हैं। देखिए एक आपको सर्किट दूंगा, ये आप एक सर्किट है, इधर 5 एम्पियर आ रहा है, ये जंक्शन ए, दिस इज बी, दिस इज सी, ऊपर 3 एम्पियर चल गया, इधर 2 एम्पियर, ये 6 ओम का, 4 ओम का, ये करंट आई। ठीक है, ये करंट आई, ये 2 ओम का। ठीक है, अब ये चीज़ है। तो हालांकि हम पूरा रीअरेंज कर सकते हैं इसे अपने हिसाब से, पर करेंगे नहीं। हम निकालना चाहेंगे फाइंड आई, आई निकालना है। आई क्या है, आई इज़ द करंट थ्रू 4 ओम, आई दैट इज़ थ्रू 4 ओम, 4 ओम से जो है वो निकालनी है। अब आप एक चीज़ समझिए, क्या समझेंगे सर, कौन सा लॉ लगेगा, किरचॉफ का दूसरा या पहला, लूप है ना यहाँ पे, तो दूसरा लगाओगे पहला, पहला लगाएंगे, या दूसरा, दूसरा। किरचॉफ का सेकंड रूल लगाएंगे, ये लूप मानेंगे, ये 5 हमारे किसी काम का नहीं होगा क्योंकि ये लूप के बाहर है, जो जो अंदर है वो लगाएंगे, इस लूप को मानेंगे। किरचॉफ का सेकंड लॉ लगाएंगे, और मैं कौन सी डायरेक्शन पॉजिटिव ले रहा हूँ, ऐसे गए पॉजिटिव, ऐसे नीचे आए पॉजिटिव, ऐसे ऊपर गए तो पॉजिटिव, ये याद रखना है ना। ऐसे जा रहे हैं बच्चों, क्लॉकवाइज जाएंगे। तो ध्यान से देखिए, ये जो 2 ओम है इस पर कितना करंट है, 3 है। किरचॉफ का सेकंड लॉ क्या बोलता है, समेशन ई इज इक्वल टू समेशन रिस्पेक्टिव करंट, रिस्पेक्टिव रेजिस्टेंस और उनका प्रोडक्ट का सम। देखिए कोई यहाँ पे लूप के अंदर कोई सेल नहीं है, तो ये चीज़ तो जीरो हो जाएगी। ये हमने व्हीटस्टोन ब्रिज में भी करा था, जब लूप के अंदर कोई सेल नहीं हो तो जीरो हो जाती है। अब यहाँ पे देखते हैं आई इंटू आर, क्लॉकवाइज चलेंगे ऐसे, तो 3 और 2, 3 एम्पियर करंट और 2 ओम का रेजिस्टर है, तो 3 इंटू 2, डायरेक्शन सही है, ऊपर जाना है, नीचे आना है तो सही है, 4 इंटू आई, 4 इंटू आई, रेजिस्टेंस है 4 ओम का, करंट है आई। अब जो ऐसे गया सो ऐसे आएगा, फिर उसे ऊपर जाना पड़ेगा, पर ये चीज़ें नीचे आ रही है तो यहाँ पे माइनस लगेगा। आई बात समझ में, ऊपर फिर नीचे फिर ऐसे जाना है, लूप तभी तो पूरा होगा। ऐसे आओगे तो लूप कहाँ कंप्लीट है, ऐसे गए ऐसे आए तो रिटर्न बैक, पर ये उल्टा आ रही है तो माइनस लगा दिया। 2 एम्पियर करंट 6 पे पड़ रहा है तो 2 इंटू 6 हो गया। देखिए बच्चे, ये 3 2 6, ये 6 2 12, 6 और -12, माइनस का 6 उधर जाके प्लस का 6 हो जाएगा, तो 6 इज इक्वल टू 4i आया, 2 3 6, 2 2 4, आई की वैल्यू 3/2, मतलब 1.5 एम्पियर करंट आ जाएगा। ठीक है, एक बहुत बेसिक सा लूप था। अभी 1-2 क्वेश्चन टाइम लगेगा तो बड़े वाले करा दूँगा जिसमें इक्वेशंस बनती है, पर ये बेसिक सा था। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। अब एक क्वेश्चन है, आप समझना क्या है कि करंट इज अलाउड टू फ्लो इन अ वायर, मेटालिक वायर होगी और कांस्टेंट पोटेंशियल डिफरेंस में होगी। अब हुआ क्या, ये हीटिंग वायर थी, तो व्हेन वायर इज हीटेड, जब वायर को हीट कर दिया हमने तो इट्स हाफ पोर्शन, जिसका आधा पोर्शन था हीटेड वायर का ना, जब हमने करंट फ्लो करा तो ऑब्वियसली वो जूल्स हीटिंग लॉ की वजह से हीट हो जाएगी, हीटेड होगी, गर्म हो जाएगी, तो इट्स हाफ पोर्शन इज देन पोर्ड विथ कोल्ड वाटर,
विद कोल्ड वाटर, देन व्हाट वुड हैपन नाउ। अब आपको समझना है, ठीक है। तो मैं 2-3 बातें इसमें बता देता हूँ। देखिए होगा क्या, आप पे पूरी वायर है, ठीक है, उसमें करंट फ्लो कराया तो वो हीटेड हो गई, वो गर्म हो गई। अब उसका जो आधा पोर्शन है उसमें आपने, मान लो ये आप पे एक बकेट है, इसमें कोल्ड वाटर है, तो आधा पोर्शन हीटेड वाला ऊपर है और आधा ऐसा है, सेम थिकनेस की है, ठीक है। ये आपने कोल्ड वाटर है, यहाँ कोल्ड वाटर है, उसमें आपने आधा पोर्शन डाल दिया और अभी भी हीट हो ही रखी है ये, ठीक है। तो मैं आपसे क्वेश्चन ये पूछना चाहता हूँ कि अब कि विल इट बी मोर हीटेड और गेट्स कूल्ड डाउन, ये कूल्ड हो जाएगी या ज़्यादा हीट हो जाएगी, खुद ही सोचो। ये वैसे ही क्वेश्चन है, फ्रिज को खोल के रखने से रूम ठंडा हो जाएगा या गर्म रहेगा, सोचो, थिंक अबाउट इट। ये है कि आधा पोर्शन तो क्या है, आधा पोर्शन आपका ठंडे पानी में है, तो होल ऑफ द वायर जो है ठंडी हो जाएगी, कन्वेक्शन लगेगा, यहाँ करंट जाएगी ऊपर, या वो और ही गर्म हो जाएगा। तो ज़रा देखते हैं। तो हम इस पोर्शन की बात करते हैं जो कहाँ है, पानी के अंदर है। आपको पता है क्योंकि टेम्परेचर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है रेजिस्टेंस के। अब देखो पूरा क्वेश्चन समझ में आया, एक वायर है, करंट दिया, हीट हुई, आधे पोर्शन को पानी में रखा ठंडे में, तो हमें बताना है कि और गर्म हो जाएगा पूरा होल ऑफ द वायर या ठंडी हो जाएगी। तो देखिए मैं इस कोल्ड पोर्शन की बात कर रहा हूँ जो आधा पोर्शन पानी के अंदर है। हमें ये तो पता है कि हर उसमें टेम्परेचर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है रेजिस्टेंस के। अब आप खुद ही सोचिए, कोल्ड पानी है, टेम्परेचर कम होगा तो रेजिस्टेंस भी क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। इतना सही है ना, टेम्परेचर कम होगा तो रेजिस्टेंस भी क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। बस मुझे अब एक बात की दिक्कत है कि हाँ इन्होंने सप्लाई लगा रखी होगी करंट की, तो हाँ लगाई रखी होगी, बैटरी तो लगाई रखी होगी अभी भी, ये है, चलो बैटरी लगा रखी है। तो आपको ये पता चला ये जो हाफ है पर्टिकुलर कोल्ड वाला पोर्शन, इसका कूलनेस की वजह से टेम्परेचर कम हो जाएगा, रेजिस्टेंस भी कम हो जाएगा। I इज़ इक्वल टू V/R। आप खुद सोचो, रेजिस्टेंस कम हो गया तो करंट बढ़ जाएगा, तो नीचे वाले में करंट बढ़ गया। समझ में आया? जो ये हाफ पोर्शन है जो पानी के अंदर है, इसमें हम एक चीज़ क्राइटेरिया लगा सकते हैं कि टेम्परेचर इज़ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू रेजिस्टेंस। अब जैसे ही पानी के अंदर डाला तो रेजिस्टेंस का देखेंगे टेम्परेचर के बेस पे, तो टेम्परेचर कम हो जाएगा, ऑब्वियसली पानी के अंदर डालेंगे, पहले के मुकाबले कम हो गया, रेजिस्टेंस भी कम हो जाएगा। I इज़ इक्वल टू V/R होता है, रेजिस्टेंस कम तो करंट बढ़ गया, तो फाइनली हमें पता चला करंट बढ़ गया। पर आपको पता है यार, जूल्स हीटिंग लॉ बोलता है H इज़ इक्वल टू I²RT। हाँ सर, इतनी सारी बातें बता रहे हैं, मतलब जो सोच रहे थे वो नहीं होगा, सबको ही पता है, पर सोच लो दिमाग से कि क्यों नहीं होगा, ठीक है। रीज़न, क्योंकि सर आप इतना एम्फोसाइज़ कर रहे हो तो वो तो नहीं होगा कि ठंडा हो जाएगा, गर्म होगा, तो वही तो पता करना है, फिज़िक्स पढ़ रहे हैं, काम वही है। तो करंट और हीट के बीच में कैसे रिलेशन है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, चाहे कुछ भी पावर हो। तो अगर करंट बढ़ेगी नीचे वाले पोर्शन में तो हीट भी क्या हो जाएगी, बढ़ जाएगी, और हीट बढ़ेगी तो अब वो ज़्यादा हॉटर होगा, मोर हॉटर, ज़्यादा हॉटर होगा, हीट बढ़ जाएगी ना। सोचा उल्टा हुआ कुछ और, तो सारा देखो बेसिक है। कूल की वजह से टेम्परेचर कम हुआ, रेजिस्टेंस कम हुआ, तो और करंट पास होगी, मतलब ऊपर वाले के मुकाबले नीचे ज़्यादा करंट पास होगी, नीचे ज़्यादा करंट पास होगी तो ज़्यादा हीट प्रोड्यूस होगी, ज़्यादा हीट प्रोड्यूस होगी तो वो हीट हमेशा हॉटर से कहाँ जाती है, कूल्डर जाती है, ऊपर वाले को भी वो क्या कर देगी, और गर्म कर देगी। तो उसकी वजह से होल ऑफ दी जो हमारी रॉड है वो और गर्म हो जाएगी, ठीक है। तो इट विल बी मोर हॉटर, ये आपका आंसर होना चाहिए। दोबारा समझ लो, टेम्परेचर कम हुआ, नीचे वाले पोर्शन का रेजिस्टेंस कम हुआ, करंट बढ़ गया, करंट बढ़ा तो हीट भी क्या हो गई, बढ़ गई। हीट बढ़ेगी मतलब नीचे वाला पोर्शन अब ज़्यादा हॉटर होगा, और क्योंकि हीट की एक नेचर है कि हीट हमेशा हॉटर से कोल्डर फ्लो करती है, तो ये नीचे वाला हॉट हो गया, हॉट से कोल्ड जाएगी, और क्योंकि सप्लाई हो ही रही है, पानी डाल ही रखा है, तो धीरे धीरे करके वो पूरी वायर को क्या कर देगी, गर्म कर देगी, और गर्म पहले के मुकाबले। तो ये आपका है आंसर, ठीक है, शाबाश। इसको आप ऐसे भी समझ सकते हो, जो वो पानी वाली रॉड होती है उसे 5 मिनट पहले ऐसे ही गर्म कर लो बिना पानी में रखें, और फिर पानी में डाल दो, ठीक है।
वो ज़्यादा गर्म होगी या 5 मिनट उसे पानी में ही रहने देते। तो 2 प्रैक्टिकली करके देखना, ठीक है। चलिए नेक्स्ट करते हैं। देखो 2 स्टूडेंट है, राम और श्याम, राम एंड श्याम। उन पे 2 वायर्स हैं, राम और श्याम पे 2 वायर्स हैं। अब इन्होंने ना, हमें नहीं पता कैसे कनेक्ट करा, पर इन्हें कनेक्ट करा इन दोनों वायर को। तो बाय कनेक्टिंग दैम, या तो इंडिविजुअली करेंगे, या तो इन्हें ये इंडिविजुअली कर लेंगे, या ये कॉम्बिनेशन बनाएंगे इसका, या तो ये इसे इन 2 वायर को इंडिविजुअली कर सकते हैं। क्या पता दोनों में दोस्ती है तो कॉम्बिनेशन बना लेंगे, लड़ाई है तो अपना अपना उल्लू सीधा करेंगे, है ना। एंड रिजल्ट ऑब्टेन्ड, मतलब जब इन्होंने इंडिविजुअली और ये कॉम्बिनेशन में करा तो इन्हें कुछ रिज़ल्ट मिले। रिज़ल्ट ऑब्टेन्ड क्या क्या थे, देखो उन्होंने ये तो नहीं बताया कब क्या है, पर रिज़ल्ट ऑब्टेन्ड बता रखे 3, 4, 12 और 16 है। 3, 4, 12 और 16 ओहम है। 3, 4, 12 और 16 ओहम। तो फाइंड द रेजिस्टेंसेस ऑफ द वायर, फाइंड द रेजिस्टेंसेस ऑफ द वायर के आपको रेजिस्टेंसेस निकालने हैं। 2 हैं तो प्लूरल लगा रेजिस्टेंसेस। तो क्वेश्चन ऐसा है, राम और श्याम में 2 वायर हैं, जब उनके बीच में दोस्ती थी, बच्चे ही हैं तो कॉम्बिनेशन बनाया, और जब लड़ाई होगी थोड़ी सी तो इंडिविजुअली मेज़र कर रहे हैं। कुछ भी करें, हमें ये 4 दे रखे कि रिज़ल्ट इतना ऑब्टेंड हुआ। अब इसमें से कुछ इंडिविजुअल हो सकते हैं और कुछ कैसे हो सकते हैं, सीरीज़ में हो सकते हैं, पैरेलल में हो सकते हैं, ठीक है। तो रेजिस्टेंसेस निकालना है। आपको एक बात पता होनी चाहिए, आर सीरीज़ होता है R1 + R2, और ये किसी भी कॉम्बिनेशन का सबसे मैक्सिमम कॉन्फ़िगरेशन होती है, और 1/R पैरेलल इंडिविजुअल से भी कम होता है, पता है ना। R पैरेलल कितना होता है, R/2, तो 1/R पैरेलल सबसे कम होता है। तो R पैरेलल तो आपको पता ही है क्या होता है, R1 + R2 अपॉन R1 + R2, तो सबसे कम होता है। ऐसे आप ये देखो, यहाँ से मैक्सिमम कौन है, यहाँ पे मैक्सिमम है 16, और यहाँ मिनिमम क्या है, मिनिमम यहाँ पे 3 है। तो आपको 2 ऐसे रेजिस्टेंस ढूंढने हैं जिनका मैक्सिमम 16 है। यहाँ से नहीं मिलेंगे आपको, क्या पता यहाँ से मिल जाएंगे, इंडिविजुअल भी है ना इनमें से कुछ, यहाँ से भी मिल सकते हैं, जनरल भी मिल सकते हैं। तो आपको कुछ, क्योंकि सीरीज़ में रेजिस्टेंस दुनिया का सबसे बड़ा कॉन्फ़िगरेशन होता है, तो R सीरीज़ आएगा R1 + R2, और पैरेलल में सबसे छोटा हो जाता है, मिनिमम हो जाता है। तो ये आपको पता है। और यहाँ देखो मैक्सिमम क्या है, यहाँ पे मैक्सिमम रेजिस्टेंस है 16। यहाँ पे दोनों दे रखे, इंडिविजुअल भी और कॉम्बिनेशन वाले भी। तो मैक्सिमम यहाँ 16 है, मिनिमम यहाँ 3 है। 2 ढूंढो, इसी में से ढूंढो कि जिनका 16 आ जाए। तो जैसे 12 और 4 है, एक बारी को हम करते हैं, R1 है 12, R2 है 4, तो R सीरीज़ कितना होगा, 12 + 4 कितना, 16। ये तो सही बैठ गया। अब R पैरेलल देखते हैं, तो R पैरेलल यहीं से देखते हैं कितने हैं, 12 × 4, और 12 4 कितना, 16, 4 4 = 16, 4 3 = 12, 3 आ गया। ये भी सही है। तो आंसर यही होगा, 12 और 4 या 4 और 12, बस ख़त्म, ठीक है। ज़्यादा मत सोचो इसमें, ऐसी तो है मैक्सिमम मिनिमम पता चल गया। अब इंडिविजुअल देखने, कहीं तुम्हारे मन में इतना तो नहीं है कि सर 16 यहाँ आ गया, बहुत बढ़िया, 3 यहाँ आ गया, बहुत बढ़िया, बचे कितने, 12 4 वही होंगे, मार खाओगे। ऐसे नहीं होता, ठीक है, कि 4 थे, 4 में से 2 यहाँ ले लिए, जो 2 बचे वो यहाँ होंगे, ऐसे नहीं भाई, लॉजिक है उसके पीछे, ठीक है। चलो बहुत बढ़िया, आगे बढ़ते हैं। देखो देखो आपको V और I का ग्राफ दे रखा है यार, नए क्वेश्चन में V और I का ग्राफ दे रखा है। 2 आपको लाइंस दे रखी हैं, ठीक है, हाँ ओरिजिन से जाएंगे वो। 2 लाइंस दे रखी हैं, V ऊपर है, I नीचे है, एक B है और एक A है। आपको बताना है इनमें से कौन सी लाइन सीरीज़ के लिए है और कौन सी पैरेलल के लिए है। विच ऑफ दैम, B और A है ना, रिप्रेजेंट सीरीज़ इन विच वन इज़ पैरेलल, ये आपको बताना है। क्वेश्चन ये V और I का ग्राफ दे रखा है, आपको इनमें से बताना है कौन सा सीरीज़ है और कौन सा पैरेलल है, ये चीज़ें आपको बतानी है, ठीक है। तो आप सिंपल सा देखो, आप ये देखो V/I आपको R देता है,
और आर यहाँ का हो जाएगा स्लोप। ठीक है, वी अपॉन आई क्या देता है, आर देता है, या आई अपॉन वी नहीं है, वी अपॉन आई है, तो वी अपॉन आई आपको आर देता है और आर यहाँ स्लोप हो जाएगा वाई अपॉन एक्स। अब देखिए आपको दिख रहा है क्योंकि बी ऊपर है तो उसका एंगल बड़ा होगा, तो उसका टेन थीटा भी क्या होगा, बड़ा होगा, और ए नीचे है तो उसका एंगल कम होगा और उसका टेन थीटा भी क्या होगा, कम होगा। तो सिंस स्लोप ऑफ बी इज़ ग्रेटर देन ए, बी का एंगल ज़्यादा है ना, ये कितना बड़ा एंगल है और ए का छोटा है, तो बी का स्लोप ए से ज़्यादा है और स्लोप ही आर है, तो रेजिस्टेंस ऑफ बी इज़ ग्रेटर देन रेजिस्टेंस ऑफ ए। अब इनमें से एक चीज़ सीरीज़ होगी और एक पैरेलल होगी। आपको अभी बताया पुराने क्वेश्चन में सबसे मैक्सिमम पॉसिबल जो कन्फिग्रेशन हो सकती है वो सीरीज़ की होती है और सबसे मिनिमम पॉसिबल कन्फिग्रेशन होती है पैरेलल की। ठीक है, तो जो ज़्यादा है ऑब्वियसली आपका सीरीज़ बनेगा क्योंकि सीरीज़ मैक्सिमम होता है, और जो कम है तो ऑब्वियसली वो, क्योंकि दो ही कंटेंडर हैं सीरीज़ और पैरेलल, तो ऑब्वियसली वो पैरेलल होगा क्योंकि वो मिनिमम पॉसिबल कन्फिग्रेशन होती है। ठीक है, ये हो गया। चलें नेक्स्ट क्वेश्चन में चल। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, आपको बोल रखा कि लेंथ ऑफ 3 कंडक्टिंग वायर्स आर इन रेशो 1:2:3। 3 कंडक्टिंग वायर्स हैं, उनके रेशो 1:2:3 है। ऑल आर ऑफ सेम मेटल, सबके सब एक ही मेटल के हैं, सेम मेटल के हैं। एंड देयर रेडियाई आर ऑल्सो इक्वल, रेडियाई भी क्या है, इक्वल है, रेडियाई भी इनकी क्या है, इक्वल है। तो आपसे बोला इफ़ वी जॉइन देम इन पैरेलल, अगर हम इन्हें जॉइन करें किस में, पैरेलल में, अगर हम इन्हें पैरेलल में लगा दें, व्हाट विल द रेशियो ऑफ करंट, करंट का रेशियो बताना, व्हाट विल बी द रेशियो ऑफ करंट। ठीक है, ये करंट का रेशियो बताना है यार, कैसे बताओगे। देखो क्योंकि हम इन्हें पैरेलल में लगा रहे हैं तीनों वायर्स को ना, तो आई होगा वी बाई आर, या वी इज इक्वल टू आई आर होता है, और पैरेलल में पोटेंशियल क्या होता है, सेम होता है, तो आई इज़ इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू आर आ गया। क्वेश्चन मत देखो अभी, बस इतना देखो कि पैरेलल है तो पैरेलल होता है आई इज इक्वल टू वी बाई आर, वी आपका सेम होगा पैरेलल में, तो आई इज़ इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू आर। आई बात समझ में, इसका मतलब I1 रेशो I2 रेशो I3 प्रोपोर्शन है ये, तो क्या होगा वो खुद ही सोचो। आई इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू आर है ना, तो कहीं ऐसा तो नहीं लिखोगे 1/R1 रेशो 1/R2 रेशो 1/R3। सोचो सोचो, खुद सोचो, या R3 पहले आएगा R1 पीछे आएगा, खुद सोचो। इनवर्स रिलेशन है, I1 रेशो I2 रेशो I3, 1/R1 रेशो 1/R2 रेशो 1/R3। आपको कुछ नहीं करना, 1 डालो 1 डालो, 2 डालो 2 डालो, 3 डालो 3 डालो और डिवाइड करते जाओ। ठीक है, जैसे I1 I2 डिवाइड करा तो R2/R1 आ जाएगा। ये बन तो वही चीज़ रही है, आप एलसीएम ले लो, R1 R2 R3, R1 पे ऊपर क्या चल जाएगा, R2 R3 चल जाएगा, पर ऐसे देख लो आप, है ना। तो ये चीज़ हमें लगानी है, I1 I2 I3 का प्रोपोर्शन बराबर 1/R1 रेशो 1/R2 रेशो 1/R3, इन्वर्स ही है। अब एक चीज़ देखो, लेंथ का रेशो दे रखा कितना, L1 रेशो L2 रेशो L3 कितना दे रखा, 1:2:3 दे रखा, और मेटल सेम है, रो सेम है और आर भी क्या है, सेम है। इतनी बातें क्लियर। देखो रेडियाई भी सेम है और रो भी सेम है। आर होता है रो L/A, क्योंकि रेडियाई सेम है तो एरिया भी सेम होगा और रो भी सेम है। लंबाई में फ़र्क है, चौड़ाई उतनी है, और मटेरियल भी सेम है, दोनों लोहे की मान लो। तो यहाँ से तुम्हें पता चला यहाँ पे सबसे एडिक्वेट जो रिलेशन होगी, क्योंकि रो सेम है ए सेम है, तो वो होगी आर इज़ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एल, यही होनी चाहिए, आर इज़ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एल। और अगर हम ऐसा लगाएं तो अगर पहले की लेंथ 1 है,
1 यूनिट है तो रेजिस्टेंस पहले का भी 1 यूनिट हुआ, दूसरे की लेंथ 2 यूनिट है तो रेजिस्टेंस भी 2 यूनिट हुआ, तीसरे की लेंथ 3 यूनिट है तो रेजिस्टेंस भी कितना हुआ, 3 यूनिट हुआ, क्योंकि डायरेक्ट रिलेशन है। अच्छा खुद देखो 1:2:3 आ गया, शाबाश। अब वही बचपन वाला खेल खेल लो, कोई बात नहीं। R1 की वैल्यू x, 1 × x, x इज़ प्रोपोर्शनल, और R2 की वैल्यू 2x, और R3 की वैल्यू कितनी 3x। अरे x 2x और 3x, और वहाँ पुट करो तो देखो क्या होगा, I1:I2:I3 कितना होगा 1/R1, 1/R1। R1 देखो कितना है x है, रेशो 1/R2, R2 कितना है 2x है, रेशो 1/R3, R3 कितना है 3x है। देखो x तो कैंसिल हो जाएंगे। अब आपको नीचे नहीं चाहिए कुछ, तो कुछ ऐसी बड़ी चीज़ देखो जो सब में मल्टीप्लाई कर सकें। जैसे 6 हो गया, 6 मल्टीप्लाई करें, इधर भी इधर भी इधर भी, ऊपर नीचे नहीं करना पड़ता है। यहाँ पे रेशो में कभी नहीं करना पड़ता ऊपर नीचे, सामने सामने प्रोपोर्शन में बस मल्टीप्लाई कर दो। तो 1 × 6 6 हुआ, यहाँ पे भी 6/2 हुआ, यहाँ पे भी 6/3 हुआ। 6 तो ऐसे ही रहा, 2 3 × 6, 3 2 × 6, करंट का रेशो आएगा 6:3:2। दोबारा समझ लीजिए इस क्वेश्चन को। हमने ये देखा कि पैरेलल लगाई, पैरेलल में I = V/R सही रहेगा। पावर वाला क्यों लगाओगे, यहाँ पावर थोड़ी पूछी हुई। I = V/R सही रहेगा, I इज़ इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू R हो गया, तो I1:I2:I3 हो गया 1/R1:1/R2:1/R3। अब इन्होंने बोला रो और रेडियस सेम है तो एरिया भी सेम होगा, तो R डायरेक्टली प्रोपोर्शनल आ गया L के, तो L1:L2:L3 आ गया 1:2:3, तो R1:R2:R3। L का रेशो दे रखा था, R का रेशो भी यही होगा 1:2:3। R1 की वैल्यू x, R2 की 2x, R3 की 3x, बस यहाँ पुट कर दो। R1 की वैल्यू x, 2x, 3x, और सबसे बढ़िया जो 2 और 3 कंटेन करता हो ऐसा 6 है, तो 6 से हर जगह मल्टीप्लाई कर दो, तो 6:3:2 आपका आंसर आ जाएगा। क्लियर, शाबाश। अच्छा अगर यहाँ से आप पे पावर पूछ लेता तो करंट याद रखना कितना है। तो देखो अगर आपसे पावर का रेशियो पूछता तो ऐसा फार्मूला देखते हैं जिसमें पावर आए, करंट आए, या VI R आए। तो जैसे पावर हो जाता आपका I²R, सही नहीं बैठता, तो पावर इज इक्वल टू IV लगा लो, ये सही बैठेगा। V सेम है तो पावर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू I, तो P1:P2:P3 वही आता जो I1:I2:I3 है। P1 I1, P2 I2, P3 I3, तो P1:P2:P3 वही आता जो I1:I2:I3 है। मेरे हिसाब से 3:2 था, तो पावर भी इतनी ही आती। ठीक है, और अगर वैसे निकालते, क्योंकि तुम्हें ये भी आदत है कि पावर V²/R भी होता है, तो वहाँ से भी यही आता। जरा मैं आपको वो भी प्रूफ करके दिखाऊं, फिर आपको तसल्ली हो जाएगी। तो पावर होता है V²/R, क्योंकि V सेम है तो पावर आ गया इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू R। तो P1:P2:P3 क्या होगा, पावर 1/R1 रेशो 1/R2 रेशो 1/R3, और ये है x 2x 3x, x मत लिखना, तो आप पे बचा 1/R1 की वैल्यू x है तो 1/x, फिर 1/2x 1/3x, x हटा दो तो 1:1/2 रेशो 1/3। 6 से करो मल्टीप्लाई तो 6 यहाँ, 6/2 कितना 3, 6/3 कितना 2, वही आएगा 6:3:2। क्लियर, शाबाश। चलिए एक और क्वेश्चन देखिए। क्या क्वेश्चन है, आपसे बोला कि एक वायर है, अ वायर ऑफ, अपने मन से मानो, मैं दे रहा हूँ लेंथ L, एरिया A। एक वायर है, लेंथ L है, एरिया A है, रेजिस्टेंस उसका 16 ओम है। ठीक है, इज कट इनटू 4 इक्वल पार्ट्स, उसको हमने 4 इक्वल पार्ट्स में कट कर दिया। इज कट इनटू 4 इक्वल पार्ट्स, ईच पार्ट इज स्ट्रेच टू ओरिजिनल लेंथ L। हर पार्ट को हमने
क्योंकि 4 पार्ट करें ना, एक वायर थी उसके 4 पार्ट कर दिया और हर पार्ट को हमने उतना ही स्ट्रेच करा जितना वो पहले से थी। समझ लो, जैसे 10 हो उसे 4, जैसे 8 हो उसे 4 पार्ट में तोड़ो, कितना हो जाएगा 2 2 2 2, और उन 2 को भी हमने 8 मीटर लेंथ तक खींचना है, तो ऑब्वियसली एरिया कम होगा। वही देखने हैं, तो ओरिजिनल लेंथ, ठीक है, L, एंड नाउ दे आर कनेक्टेड इन पैरेलल, नाउ दे आर कनेक्टेड इन पैरेलल। अब इन्हें पैरेलल लगा दिया, तो अब बोला आपको कैलकुलेट न्यू रेजिस्टेंस जो बना ऑफ कॉम्बिनेशन, है ना, कॉम्बिनेशन का नया रेजिस्टेंस बनाना है आपको। तो पॉज करके करेंगे तो ज़्यादा अच्छा रहेगा। मैं समझा दूँ ये क्या बोल रहा है। एक वायर है, लेंथ उसकी L है, एरिया उसका A है और रेजिस्टेंस उसका 16 ओम है। एक वायर उसे 4 पार्ट में काटा और हर पार्ट को उतना ही एक्सटेंड कर दिया जितना ओरिजिनल L है। अब उनको पैरेलल लगा दिया, तो आपको रेजिस्टेंस बताना है नया वाला। पुराने वाले का देख लो, 16, पुराना वाला 16 है, ये कितना होगा तो कर लो। हाँ, लंबाई चेंज होगी, तुम्हें पता है फैक्टर कितना है कि ओरिजिनल लेंथ कर रहे हैं, 4 पार्ट है तो 4 16 आएगा। 16 ही है, करके देखो। n पता है ना 4 है, 4 का स्क्वायर 16 कर लो। पर आपने, हाँ पहले तो L/4 होगा ना, उसका करोगे स्क्वायर। हाँ कर सकते हो। करें, चलो आओ देखो, क्वेश्चन देख लिया ना, ठीक है। अब तुम ये देखो, क्योंकि रेजिस्टेंस डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है लेंथ के, इसका मतलब आप खुद ही सोचो, 4 पार्ट में तोड़ा। देखो ओरिजिनल रेजिस्टेंस है 16 ओम, और 16 ओम डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा ओरिजिनल लेंथ L के, ठीक है। अब अगर 16 L के बराबर है तो L/4 कितने के बराबर होगा, तो दोनों साइड 4 करो तो ये 4 ओम के बराबर होगा। आई बात समझ में? नहीं आई तो ऐसा समझो कि 16 ओम का एक हम पे वायर है, 4 पार्ट में तोड़ा, और 16 ओम था L लेंथ के करस्पॉन्डिंग, ये L/4 हो गया, ये भी L/4 हो गया, ये भी L/4 हो गया, ये भी L/4 हो गया। तो रेजिस्टेंस को भी 4 पार्ट में टूटना पड़ेगा। अगर रेजिस्टेंस R होता तो ये भी R/4, ये भी R/4, वो भी R/4 और वो भी R/4, जबकि यहाँ R कितना है 16 है, तो 4 बनेंगे। और खुद सोचो, अब इन रेजिस्टेंस को सीरीज़ में करोगे तो 4 + 4 + 4 + 4 16 ही आएगा। तो हर एक पार्ट कितने का हो गया, 4 ओम का हो गया। ये न्यू पार्ट है, ईच पार्ट है ना, न्यू ईच पार्ट, हर एक पार्ट कितने का हो गया, 4 ओम का हो गया। आप लोगों को समझ में आ गया होगा, तरीके हैं बस समझने के। समझा पाया मैं? क्या आपको समझ में आया? क्या कहना चाह रहा था? कहना चाह रहा था कि लेंथ L है और उसका रेजिस्टेंस 16 ओम है, 4 पार्ट में तोड़ोगे लंबाई होगी 1/4 L/4, तो रेजिस्टेंस भी 1/4 हो जाएगा, क्योंकि इनके बीच में डायरेक्ट रिलेशन है। अब हुआ क्या कि हम इस L/4 को भी किस में कन्वर्ट कर रहे हैं, स्ट्रेच कर रहे हैं L में, तो क्या फ़र्क पड़ेगा वो आपको देखना पड़ेगा। तो आप खुद सोचो, आपने क्या करा, खुद सोचना कि ये जैसे 4 ओम का जो आपका वायर पार्ट है, 4 ओम के वायर पार्ट को, जिसकी लेंथ L/4 है, इसको आप कन्वर्ट कर रहे हो L में ही, तो फैक्टर क्या हुआ, यहाँ 4 हुआ। फैक्टर क्या हुआ, 4 हुआ। आप सोचो आपने क्या करा, आपने लेंथ को इंक्रीज़ कर दिया बाई 4 टाइम्स, यही तो है ना, फैक्टर 4 आपने इंक्रीज़ करा बाई फैक्टर 4, 4 गुना बढ़ा दिया आपने। आई बात समझ में? पहले L थी, फिर तोड़ा, फिर अभी एक पार्ट की बात कर रहा हूँ, ऐसे 3 और हैं। अभी बस ये समझो, पहले पूरा था 4 पार्ट में तोड़ा, अब एक पार्ट L/4 है, उस L/4 को आप L कर रहे हो, ऐसे दूसरे को भी करोगे, तीसरे को भी करोगे, चौथे को भी करोगे, क्योंकि यहाँ ईच पार्ट लिखा है। अब सिंपल सी बात है, आपने L/4 से जब L बनाया तो ऑब्वियसली आपको इसे 4 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा L/4 को, तो आपने इंक्रीज़ करा बाई फैक्टर 4। तो आप मुझे बताओ, अगर आपने इंक्रीज़ करा बाई फैक्टर 4 तो एरिया कितने से डिक्रीज़ होगा, तो एरिया डिक्रीज़ होगा बाई फैक्टर 4। अगर आप लेंथ दुगनी करते हो तो एरिया आधा होता है, ऐसे अगर आपने अब लेंथ को 4 गुना कर दिया तो एरिया 4 के फैक्टर से क्या होगा, रिड्यूस होगा। या आप ऐसे भी समझ सकते हो कि एरिया 4 के फैक्टर से डिक्रीज़ हुआ, दैट मीन्स एरिया गेट्स
डिक्रीज बाय 1/4 वैल्यू, एरिया 1/4 वैल्यू से कम हो जाएगा। ठीक है, अब इसी एक पार्ट का बाकी 3 भी इसके जैसे ही फॉलो करेंगे। इसका रेजिस्टेंस निकालते हैं, तो आर डैश होगा नया वाला, पहले वाला आर मान लो। ठीक है, पहले वाला आर मान लेना, इसका पहले वाला आर मान लेना। अब आर डैश हो गया, आर डैश होगा रो एल डैश बाई ए डैश, यही होगा रो एल डैश बाई ए डैश, यही है ना। अब सिंपल सी एक बात है कि एरिया 1/4 तो हो गया, पर इसमें एक दिक्कत है। क्या दिक्कत है वो मैं बता देता हूँ, क्योंकि ऐसा फिर मैं बताता हूँ यहाँ पे क्या दिक्कत आई। देखो, तुमने एल डैश को लिख दिया, एल डैश कितना है, एल डैश तुम्हारा बन गया अब एल बन गया। ठीक है, पहले था ना कुछ और, अब एल डैश क्या बन गया, एल बन गया। नहीं आया समझ में? अरे यार एल था, L1 मान लो, L1 तुम्हारा L/4 था, L2 जो है मतलब एल डैश जो है वो तुम्हारा L बन गया। ठीक है, तो अब ये तुम्हारा L हो गया, और एरिया मैंने बोला तुम्हें कितना हो गया, एरिया A/4 हो गया। यहाँ से तो तुम्हारा 4 आ गया। या तुम में से कुछ समझदार होते तुम बोलते L/4 था, इसमें 4 मल्टीप्लाई हुआ तो वो हो गया, पर ऐसे ही क्वेश्चन होगा नहीं। ये हम कब करते थे, ये हम तब करते थे जब वही वायर स्ट्रेच हो। आज वायर के पहले 4 पार्ट हुए हैं, फिर वो स्ट्रेच हुआ है। ये कब करते थे जनरली, जब वही वायर हो और उसको स्ट्रेच कर दिया, तो भाई समझ में आता है अगर उसे स्ट्रेच करा 2 फैक्टर से तो वो उसका एरिया रिड्यूस हो जाएगा 2 फैक्टर से। पर आज तो बहुत धर्म संकट आ गया कि पहले वायर को 4 पार्ट में तोड़ा और हर पार्ट को उतना ही एक्सटेंड करा जितना ओरिजिनल था, जितनी उसकी पेरेंट वायर थी। तो ये दिक्कत है। तो आज क्या करें, आज समझो एक बात मैं समझाता हूँ। एक बात क्या है, एरिया मत लिखो, यहाँ पे क्या करो, रेडियस लिखो कि अगर रेजिस्टेंस जो वायर पार्ट है वो L/4 बढ़ गया, मतलब L/4 से L हो गया, तो उसका रेडियस 4 से डिक्रीज़ होगा। रेडियस लिखे करो तब ये दिक्कत नहीं होगी। एक और मेथड बताऊंगा इसे करने का, पहले ये देख लो, है ना। ये हो गया, तो ये तुमने लिख लिया। अब ध्यान से देखो क्या हुआ कि एल डैश तो तुम्हारा मान लो L/4 था, हाँ उसमें 4 मल्टीप्लाई कर दिया, और ए डैश तुम्हारा क्या होगा, ये तो पाई होता है ना, और आर का स्क्वायर होता है, तो ए डैश होगा पाई आर डैश का क्या स्क्वायर। पर आर डैश तुम्हारा 1/4 वैल्यू हो गया, तो आर डैश कितना होगा R/4, और 4 का स्क्वायर कितना 16। समझ में आया, रो है एल है, 4 नीचे पाई इधर। ठीक है, और साथ में यहाँ कितना चलेगा, 4 का स्क्वायर कितना 16, L/4 भी नीचे। फिर दिक्कत हो रही है इसमें कुछ, लेंथ कितनी हो गई, लेंथ हमने बढ़ाई, L/4 थी ना लेंथ, L/4 से हमने कितनी कर दी, L कर दी। हाँ तो लेंथ वाला कन्वर्जन फैक्टर लिखते हैं। इधर देखो बच्चों, हम ऐसे मानते हैं कि इसी पार्ट का, क्योंकि इसमें तो कन्फ्यूज़न होगा बहुत ज़्यादा, हम ये मानते हैं कि इसी पार्ट का नया रेजिस्टेंस R डैश है। हमें आदत है N² की, ठीक है, हमें आदत है N² की, और यहाँ पे पुराना वाला रेजिस्टेंस R। ठीक है, पुराना वाला रेजिस्टेंस हमने R माना है, नया वाला R डैश हो गया, और फैक्टर यही होता है N²। अब देखो एक चीज़, इसको क्यों ना लेंथ के टर्म में ही करें, फिर रेडियस के टर्म में ना करें। तो देखो ये कैसे चेंज हुआ, N क्या होता है, N होता है ओरिजिनल अपॉन बिफोर। N हमेशा यही होता है, ओरिजिनल अपॉन बिफोर। जैसे N लिखते थे ना, ओरिजिनल कितना है, जैसे 2 के फैक्टर से चेंज हुआ तो N कितना आता था, 4 आता था ना। करते कैसे थे, 2 का स्क्वायर 4 ना, ओरिजिनल पहले L रहता था, फिर 2L करते थे, या 2L बन जाए L से, तो वही चीज़। तो देखो N को लिखा ओरिजिनल बाई बिफोर। इस क्वेश्चन में दिक्कत आएगी इसलिए लिख रहा हूँ, वैसे तो बाकी में हो जाएगा। ओरिजिनल लेंथ कितनी थी, L थी, ओरिजिनल लेंथ कितनी थी, L थी। अब कितनी बनी, L/4 बनी, इसका करा स्क्वायर, यहाँ पे लगाया 4। आई बात समझ में, ओरिजिनल लेंथ कितनी थी, L थी, इसका करा स्क्वायर और बाहर लगाया 4। मेरे को लग रहा है इससे भी नहीं आएगा, कुछ मिसिंग ब्लॉक है जो हम भूल रहे हैं। कुछ तो भूल रहे हैं, चलो भूले भी नहीं है। एक काम करते हैं, यहीं से देखते हैं क्या आ रहा है। देखो L से L कटा, 4 का स्क्वायर कितना है 16 आया, R डैश हो गया 16R। ठीक है, और क्योंकि R की वैल्यू एक वायर के लिए, पूरी वायर के लिए 16 थी, और उसे 4 पार्ट में काटा, तो हर R की वैल्यू 4 बने ना ऐसे, और हर R की वैल्यू 4 ओम है। अगर मैं यहाँ 16 × 4 लिखता तो ये 64 ओम आ रहा है, जब हमने हर पार्ट को
ओरिजिनल लेंथ के जितना स्ट्रेच कर दिया। तो ऐसे भाई 4 होंगे 64 वाले, या तो फिर इसे और पुराने तरीके से समझ लो, अगर ऐसे नहीं आ रहा वैसे 64 ओम ठीक बैठेगा। देखो क्या मैंने बोला तुम्हें पहले, ये बोला था कि नया रेजिस्टेंस होगा आर डैश, यहाँ पे आएगा रो, यहाँ पे आएगा एल डैश, यहाँ पे आएगा ए डैश, है ना। ये अब आर डैश इज इक्वल टू रो, एल डैश तुमने बोला नई लेंथ बन गई एल, एल बाई 4 से कितनी बनी, एल बनी, पर एरिया भी तो कम हुआ। तो एरिया अगर पाई आर डैश का स्क्वायर होता ये, तो आर डैश कितना चेंज हुआ, 1/4 हुआ, तो आर डैश हो जाता आर बाई 4, ऐसे बन जाता ना। और आर बाई 4 का क्या चल रहा है बाहर, स्क्वायर चल रहा है, तो 4 का स्क्वायर 16, 16 गया ऊपर, 16 रो एल और नीचे आ गया पाई आर स्क्वायर। यार पाई आर स्क्वायर ए होता है, तो रो एल बाई ए आपका बन गया आर। तो आर डैश अभी भी आपका 16 आर आ रहा है, और आर की वैल्यू कितनी है, 4 है, तो यहाँ से भी कितना आ गया, 64 ओम आ गया। तो आपको इतना पता चल गया दोनों ही मेथड से। ये ब्लॉक हम मिस कर रहे थे, आर को देख ही नहीं रहे थे, तो हमें ये पता चल गया कि हर एक ईच पार्ट का रेजिस्टेंस कितना है, 64 ओम है। अब चलो अब कहानी चलाते हैं आगे। हमें पता चल गया कि रेजिस्टेंस ऑफ ईच पार्ट कितना है जब हमने उसे स्ट्रेच कर दिया ओरिजिनल लेंथ में। तो रेजिस्टेंस ऑफ ईच पार्ट का रेजिस्टेंस आ गया कितना, 64 ओम। ये कब, अपॉन मॉडिफिकेशन। पहले तो कितना था, 4 ओम था, मॉडिफिकेशन करा, लंबाई हमने उतनी बना दी जितनी पहली है, तो एरिया 1/4 हो जाएगा, क्योंकि पहले अभी लंबाई कितनी थी, एल बाई 4 थी, और बनानी एल है, तो एरिया 1/4 हो जाएगा। तो 1/4 तो 4 का स्क्वायर 16 ऊपर, और ओरिजिनल 4 था, तो 16 4 जा 64 आ गया। रेजिस्टेंस ईच पार्ट का 64 ओम है, और ऐसे हमने पैरेलल में लगाए हैं, 4 होंगे ऐसे, और इनको पैरेलल में लगाए, तो रेजिस्टेंस इन पैरेलल देख लेते हैं हम। तो 1 बाई रेजिस्टेंस इन पैरेलल क्या होगा, 1 बाई 64 प्लस 1 बाई 64 प्लस 1 बाई 64 प्लस 1 बाई 64, यही तो होगा। पैरेलल का यही होता है, हर एक पार्ट का 64 है। तो बच्चे कुल मिला के 4 बाई 64 आ गया, नहीं 1 बाई 64 1 बाई 64 1 बाई 64 1 बाई 64 4 बाई 64 16 4 जा 64। तो रेजिस्टेंस इन पैरेलल आ गया कितना, 16 ओम। ये और हमें क्या निकालना था, रेजिस्टेंस न्यू ऑफ द कॉम्बिनेशन, तो वो 16 ओम आ गया यार तुम्हारा, ठीक है। बस वही था कि 64 पकड़ना था। 64 कैसा पकड़ा तुम लोगों ने, कि दो तरीके से देख सकते हो, आर डैश इज इक्वल टू एन स्क्वायर इंटू तुम आर लिख देते हैं। अब एन क्या होता है, ओरिजिनल बाई बिफोर। देखो ओरिजिनल एल था, अब हो गया एल बाई 4, इसका लिखा स्क्वायर, यहाँ पे आ गया आर, आर एल से एल कैंसिल, 4 का स्क्वायर 16, 16 और आर हर एक पार्ट का 4 है, तो 64 आ गया। नहीं तो आप ऐसा देख सकते हो कि आर डैश होता है रो एल डैश बाई ए डैश, या ए डैश को आप लिख सकते हो पाई आर डैश का स्क्वायर। अब एल डैश तुम्हें पता है, एल डैश तुम्हारा अब कितना बन गया, एल बन गया। एल डैश तुम्हारा कितना बन गया, एल बन गया ना। अब पहले एल बाई 4 था, अब एल बन गया, और आर डैश तुम्हारा उतनी फैक्टर से चेंज होगा, आर बाई 4। भाई भूले तो नहीं, एल बाई 4 से एल बनाया, तो ए क्या बन जाएगा, ए बाई 4 बन जाएगा, क्योंकि एरिया में तो कोई चेंज नहीं हुआ ना। वैसे ओरिजिनली पार्ट आपने काटे 4, एरिया तो उतना ही है, लंबाई 1/4 हो गई। समझ रहे हो, ओरिजिनली क्या था, ऐसा था ना, 4 पार्ट में तोड़ा, तो बस एरिया तो उतना ही है, चौड़ाई उतनी है, लंबाई 1/4 हो गई। तो अगर ऐसा लगाते, स्क्वायर था रो एल पाई और आर स्क्वायर, रो एल पाई और आर स्क्वायर, और 4 का स्क्वायर 16 गया ऊपर, ये रो एल बाई ए ही है, ये आर होता है, और आर आपका 4 है, हर एक पार्ट का 16 4 जा 64, यहाँ से भी आ जाएगा। ऐसे करना है इसे, ठीक है, बढ़िया। चलो